रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 27। हम लोग खामोश हो गए। ज़ाहिर है कि हम बेचारे बूढ़े के लिए क्या कर सकते थे। वो तो मुद्दत तक का तयन नहीं कर सकता था, रास्ते का तयन भी नहीं कर सकता था। ऐसी शक्ल में हम उसकी कोई मदद भी तो नहीं कर सकते थे। टोबो खामोशी से जीप ड्राइवर कर रहा था। वीरान जंगल भाएं भाएं कर रहा था और फिर अफ्रीका का वहशत खेज मौज सरों पर आ गया। सख्त गर्मी हो गई, सफ़र की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी। फिर तकरीबन 1 बजे हम दरिया के किनारे रुक गए। बेइख्तियार नहाने को दिल चाह रहा था। यहाँ दरिया का पाट बहुत चौड़ा था और बहाव की रफ्तार सुस्त हो गई थी। पानी की गहराई का अलबत्ता अंदाज़ा नहीं हो सका। क्या ख्याल है टोबो, नहा लिया जाए? जैसा मुनासिब समझो मास्टर। मेरा ख्याल है कि ये लोग कमाने की तैयारियां करें, इस दौरान हम नहा लेते हैं, फिर ये लोग भी नहा लेंगे। ठीक है, उनसे कह देता हूँ। आप नहाएंगे मिस्टर स्नोकर? मैंने पूछा। ओहो, मैं दरिया में जाकर ना नहा सकूँगा। दरअसल मैं डॉक्टर किस्म का आदमी हूँ। कभी जिस्मानी वर्जिश का मौका नहीं मिला, इसलिए तैरना भी नहीं आया। तब आपके लिए किनारे पर पानी का बंदोबस्त कर लिया जाए। हाँ, अगर मुमकिन हो सके तो। हो जाएगा, मैंने गर्दन हिलाई। फिर स्नोकर के लिए पानी का बंदोबस्त करके हम तीनों ने लिबास उतारे और अंदर बहते हुए टोबो और उसका एक साथी दरिया में कूद गए। उस सख्त यख पानी ने मज़ा दे दिया। बड़ा फरत बख्श पानी था। नहाने का लुत्फ़ आ गया। हम आगे बढ़ते रहे। पहाड़ ना होने की वजह से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। टोबो मुझसे ज़्यादा फासले पर नहीं था। वो भी अच्छा तैराक था और उसका साथी भी। ज़ाहिर है कि उन लोगों की तो ज़िंदगी ही मुहिम्मात में गुजरी थी। दफतन मैंने अपने बाएं तरफ एक स्याह सी लकीर देखी और कोई चीज़ मेरी कमर से टकराई। इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो हिस्सा छिल गया। मैं उछल पड़ा। टोबो, मैंने टोबो को आवाज़ दी। ना जाने क्या चीज़ थी। बस चीफ। टोबो ने पानी से सर हिलाया और फिर अचानक उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो ज़ोर से उछला और पानी के नीचे चला गया। मेरी छठी इसने बता दिया था कि कोई ख़ास बात हो गई है। टोबो, मैं उसकी तरफ लपका और टोबो ने फिर पानी से सर उभारा और उसके चेहरे पर शदीद हैजान के आसार थे। मुकाश मास्टर, मुकाश, मुकाश, उसका साथी चीख पड़ा। हाँ, उसने मेरी टांगें जकड़ ली हैं, टोबो ने बेमुश्किल बताया और एक बार फिर वो नीचे जाने लगा। लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसने इस बार खुद डुबकी नहीं लगाई थी, बल्कि ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने नीचे खींचा हो। मुकाश क्या है ग्रोडे? मैंने टोबो के साथी से पूछा। सांप, पानी का सबसे खौफनाक सांप। वो टोबो को लेकर नीचे बैठ जाएगा और फिर उस वक़्त छोड़ेगा जब वो दम तोड़ देगा। और मेरे बदन में चिंगारियां भर गईं। नहीं, मैं टोबो को ऐसी मौत नहीं मरने दूंगा। ऐसे मुकरस आदमी के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। दूसरी लम्हे मैंने पानी में डुबकी लगाई। टोबो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठा जा रहा था। वो सख्त जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन सिर्फ हाथों से। हाँ, उसके पांव स्याह रस्सी में जकड़े हुए थे। मैंने किसी बात की परवाह ना करते हुए उसके करीब पहुंच गया और मैंने टोबो को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी हिम्मत की वजह से टोबो के दूसरे साथी की हिम्मत भी बढ़ गई। चुनाचा वो भी मेरे पास पहुंच गया और हम पूरी कुव्वत सिर्फ करके टोबो को सीता पर लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे
हम टनों वजन और ऊपर खींच रहे हों। बड़ी ताकत थी उस खौफनाक सांप में। बमुश्किल तमाम हम टोबो को सीता पर लाने में कामयाब हुए और टोबो ने गहरी गहरी सांस ली। हवास कायम रखो टोबो, मैंने कहा। मास्टर मास्टर आप उसकी जिद से बचे, ये बीक वक्त कई कई आदमियों को जकड़ सकता है, टोबो ने उखड़ी हुई सांसों के दरमियान कहा। तुम फिक्र मत करो टोबो, हम तुम्हें इसका शिकार ना होने देंगे, मैंने कहा। और फिर हम टोबो को किनारे की तरफ खींचने लगे। सांप अपनी पूरी कुव्वत सिर्फ कर रहा था। हम जिंदगी की सख्त जद्दोजहद कर रहे थे और हमारे बाजू शल हुए जा रहे थे। सांप ने कई बार अपने दुम हमारे जिस्मों पर मारी और ऐसे लगा जैसे किसी ने मोटा लठ रसीद कर दिया हो। वो सख्त गुस्से में था और न जाने किस तरह हम किनारे के करीब पहुंच गए। तब मैं चीखा, स्नोकर स्नोकर, चाकू, तुम्हारा चाकू। स्नोकर चौंक पड़ा। चंद साथ अहमकाना अंदाज में हमें देखता रहा। फिर उसने जद्दोजहद का एहसास हुआ जो हम टोबो को रोकने के सिलसिले में कर रहे थे और वो उछल पड़ा। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? स्टोकर, चाकू चाकू, मैं फिर चीखा। स्टोकर का चाकू हमने उसे वापस कर दिया था और उसके लिबास के पास ही रखा हुआ था, लेकिन स्टोकर पानी में उतरने की हिम्मत ना कर सका। टोबो के दूसरे साथी काफ़ी दूर थे और उन तक इतला पहुंचने से पहले कुछ हो सकता था। कैसे लाऊं? स्नोकर ने कहा। गरोडे, कुछ और हिम्मत करो, मैंने बुरी तरह हाँफते हुए गरलोटे से कहा। और हमने आखिरी जद्दोजहद की और टोबो को कुछ और घसीट लाने में कामयाब हो गए। अब तुम संभालो गरोडे, मैंने कहा और फिर अचानक टोबो को छोड़कर किनारे की तरफ लपका। लेकिन उसी वक्त गरोडे की चीख सुनाई दी। वो पानी में उल्टा हो गया था। मैंने देखा कि उसकी दोनों टांगें ऊपर थी। शायद सांप ने उसे खौफनाक झटका दिया था। मैंने इंतहाई फुर्ती से स्नोकर से चाकू लिया और फिर तीर की तरह पलटा। गरोडे तो सीधा हो गया था, लेकिन अब टोबो सीता पर नजर नहीं आ रहा था। मैं पागलों की तरह पानी में घुस गया। मेरी आंखें टोबो को तलाश कर रही थी और वो मुझे फिर नजर आ ही गया। वो अब भी होश में था और सांप से जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन सांप उसे काफ़ी तेज़ी से नीचे खींचे लिए जा रहा था। तब मेरे बदन में न जाने कहाँ से बेपनाह कुव्वत आ गई। शायद ये जद्दोजहद इंसानियत से था। एक इंसान को बचाने की भरपूर ख्वाहिश थी। मैं टोबो के नज़दीक पहुंच गया। मेरा रुख उसके पैरों की तरफ था और मैंने अंधाधुंध उसके पैरों से लिपटे हुए सांप पर वार किए और नहायत कारी वार थे। मुझे साफ महसूस हुआ कि मैंने सांप को दरमियान से दो टुकड़े कर दिया है और फिर मैंने ज़्यादा दिल जमी से उसके बदन को तलाश करके कई और वार किए और मुझे साफ महसूस हुआ कि अब सांप की जद्दोजहद ख़त्म हो गई है। तब मैंने टोबो का हाथ पकड़ा और उसे पूरी कुव्वत से ऊपर लाने लगा, यहाँ तक कि मैं उसे सीता पर लाने में कामयाब हो गया। टोबो पर गशी तारी हो रही थी। टोबो टोबो, होश में आओ, खुद को संभालो, मैंने चीख कर कहा। यस यस मास्टर, टोबो ने गर्दन झटकी और फिर मेरे साथ किनारे की तरफ रेंगने लगा। टोबो को तीनों साथी पागलों की तरह पानी में डुबकियां लगा रहे थे। शायद उन्हें इत्तला मिल गई थी। हमें देखकर वो हमारी तरफ दौड़े और फिर उन्हों को संभाल लिया। एक ने मुझे भी सहारा देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। टोबो को आराम से पहुंचाओ, मैं ठीक हूं, मैंने कहा। और थोड़ी देर के बाद हम किनारे पर पहुंच गए। टोबो ज़मीन पर लेटा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वैसे वो होश में था और मुस्कुरा रहा था और उसके ही मैं भी बैठा था। तब टोबो ने हाथ उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। सुनो, मैंने टोबो को एक साथी से कहा। यस चीफ। ब्रांडी लाओ, मैंने कहा और वो दौड़ता हुआ जीप तक पहुंच गया। फिर मैंने टोबो को थोड़ी सी ब्रांडी दी और काफ़ी हद तक वो पुरसकून हो गया। उसके टांगों का गोश्त सांप की गिरफ्त में फट गया था। मैंने उसकी ड्रेसिंग भी की। स्नोकर भाग भाग कर हमारी मदद कर रहा था। बहरहाल चंद साथ के बाद टोबो नॉर्मल हो गया और फिर वो उठकर बैठा और बोला, अब मैं ठीक हूँ मास्टर, सफ़र की तैयारियां करें। ऐसी क्या जल्दी है टोबो, मेरा ख्याल है कि आज आराम किया जाए। यकीन करो मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अगर तुम पसंद करो। हाँ, मैं पसंद करूँगा, मैंने जवाब दिया और टोबो खड़ा हो गया। लेकिन फिर वो गिरने लगा तो मैंने उसे जल्दी से सहारा दिया। मैं इस सहारे को आखिरी सांस तक याद रखूँगा मास्टर, टोबो ने कहा और मैंने उसका शाना थपथपाया। टोबो के साथी अभी तक खामोश थे। बहरहाल खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। किसी ने मेरा शुक्रिया वगैरह अदा करने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी और ज़ाहिर है कि मुझे उसकी हाजत भी नहीं थी।
इंसानी फ़र्ज था, मैंने पूरा किया। लेकिन शाम को 5 बजे उन लोगों के इरादे अच्छे नज़र नहीं आए थे। दूर से 3 डब्बों के ढोल बनाए गए और फिर शाम की चाय के बाद स्याफाम लोगों ने उछल कूद शुरू कर दी। उन्होंने आग भी रोशन कर ली थी। मास्टर, टोबो मेरे नज़दीक आकर कहा, हम तवील अरसे से अपना माहौल छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमें अपने कबीले के रस्म व रिवाज से मोहब्बत है। हम अपने कबीले की एक रस्म पूरी करना चाहते हैं। क्या हमें उसकी इजाज़त दोगे? ज़रूर टोबो, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, इसमें तुम्हें भी थोड़ी सी तकलीफ़ देना पड़ेगी। हाँ, क्या हर्ज है? और टोबो ने गर्दन हिला दी। तब टोबो के साथियों ने बेतुके गीत गाना शुरू कर दिए। वो आग को ख़ास तौर से मुखातब कर रहे थे और फिर जो ही सूरज डूबा, टोबो खड़ा हो गया। स्टोकर मेरे पास बैठा हुआ था। टोबो के साथी ने एक प्लेट टोबो को पेश की जिसमें एक तेज़ धार छुरा रखी हुई थी और टोबो ने मुझसे अपने जूते उतारने के लिए कहा। मैंने मुतहय्यना अंदाज में जूते उतार दिए और टोबो के एक साथी ने मेरे पाँव आगे सरका दिए। तब टोबो ने प्लेट से छुरी और अपनी बाईं कलाई पर एक जख्म लगाया और स्टोकर चौंक पड़ा था। अरे ये क्या करते हो? खामोश बैठे रहो, टोबो के एक साथी ने उसे डांट दिया और स्टोकर बैठ गया। तब टोबो ने अपने खून के कतरे मेरे पैरों पर टपकाए और मेरे सामने 2 जानू बैठ गया। मैं ताहयात तेरा वफादार रहूँगा मास्टर। तू टोबो के जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर देगा, तब भी टोबो तेरे सामने गर्दन नहीं उठाएगा, उसने भारी आवाज़ में कहा और फिर वो उठ गया। मैं खामोश बैठा रहा। भरपूर के चारों साथियों ने भी यही रस्म दोहराई और उसके बाद वो खुशी से उछलने कूदने लगे। तब मैं उठा। ना जाने मेरे जहन में क्या आई थी। मैंने टोबो के हाथ से छुरी ले ली और टोबो चौंक कर मुझे देखने लगा। मास्टर, उसने आहिस्ता से कहा, एक रस्म मैं भी पूरी करूंगा टोबो, ये मेरे कबीले की रस्म है। ओह अच्छा, टोबो ने आहिस्ता से कहा। अपने साथियों को बुलाओ, मैंने उससे कहा और टोबो के साथी हमारे पास आ गए। तब मैंने ही अपनी कलाई पर एक जख्म लगाया और टोबो का हाथ पकड़कर सामने कर लिया। उसके बाद मैंने अपने कलाई के जख्म को उसके कलाई के जख्म पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मेरा खून तेरे खून में शामिल हो गया है। टोबो, तू मेरा गुलाम नहीं, मेरा भाई है। हमारे दरमियान खून का रिश्ता कायम हो गया है। बुलाओ अपने साथियों को, उनमें से एक भी मेरा गुलाम नहीं है और मैंने इन सब के खून में अपने खून के वक्फे शामिल कर दिए। टोबो और उसके साथियों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन हमने फिर सफ़र शुरू कर दिया और दरिया के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर हमें रुकना पड़ा। टोबो हैरत से सामने देख रहा था। यहाँ से दरिया ने बाएं सिमत का रुख इख्तियार किया था। ये क्या हुआ? वो हैरत से बोला। क्यों, क्या हुआ? दरिया ने रुख बदल लिया है मास्टर। क्या मतलब? इस परिंदे को देख रहे हो? ये स्याह रंग का परिंदा। हाँ। और सामने की ज़मीन को भी देख रहे हो मास्टर? हाँ, मैंने जवाब दिया। कुछ महसूस किया? नहीं। क्यों? आगे मौत है, एक भयानक मौत जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता मास्टर। मैं नहीं समझा टोबो, मैंने हैरत से कहा। अजनबी यकीनन इस मौत की तरफ बढ़ेंगे। मामला क्या है? सामने कभी दरिया था मास्टर। हाँ, फिर? हाँ, वहाँ दलदल है। ओहो, और ये दलदल मामूली नहीं होगी, ना जाने कहाँ तक फैली होगी। बिल्कुल साफ ज़मीन मालूम हो रही है, लेकिन ओह, मैंने तवील सांस ली। मैंने भी उस परिंदे को देखकर अंदाज़ा लगाया है जो सिर्फ दलदल पर परवाज़ करता है। ये तो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। हाँ, और अब तुम इन लोगों की मौत का यकीन कर लो। किन लोगों की? मैंने चौंक कर पूछा। वही जो हमारे ताक़ब में आ रहे हैं। हीरों की तलाश में आम लोग मुश्किल ही से उस दलदल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओहो, मैं चौंक पड़ा। मरने दो बास, वो मगरूर लोग इसी काबिल हैं। नहीं टोबो, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब बास? इनमें से कुछ वैसे हैं जिनकी मौत मुझे मंजूर नहीं है। ओहो, हमें उन लोगों को होशियार कर देना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी चीफ, टोबो ने सादगी से कहा। बहरहाल हमने वहाँ एक लकड़ी में एक गत्ता फंसाकर साइन बोर्ड की हैसियत से लगा दिया जिस पर लिखा था, खबरदार, आगे खौफनाक दलदल है। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। हमने रास्ता काट दिया था और अब इत्मीनान से सफ़र हो रहा था। उस रात जब हमने क़याम की सोची, हम घने दरख्तों के करीब थे। क्या ख्याल है मास्टर, इन दरख्तों में दिन की रोशनी में दाखिल होना मुनासिब रहेगा? हाँ, मैंने तायद की और हमने वहीं क़याम कर लिया। रात को फिर गाने बजाने की महफिल सजी, लेकिन ज़्यादा देर तक
सब के जहनों पर थकन सवार थी, चुनाचा हम सो गए। बाद जगहों पर टोबो अपने साथियों को पहरे पर मुकर्रर कर देता था, लेकिन आज वो भी सो गए और इस नींद ने एक मिली मुसीबत में हमें गिरफ्तार कर दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था। अचानक चारों तरफ से वहशियाना आवाज़ें गूंज उठी। हम बौखलाकर जाग गए, लेकिन देर हो चुकी थी। चारों तरफ मशालें नजर आ रही थी। यकीनन मकामी वहशियों ने हमें घेर लिया था। टोबो और उसके साथी भी बौखलाकर खड़े हो गए। टोबो उन लोगों का जायजा ले रहा था और फिर अचानक टोबो के मुंह से एक आवाज़ निकली और वहशियों की आवाज़ें रुक गईं। टोबो अजीब से अंदाज में चीखने लगा। तब 2-3 वहशी आगे बढ़ आए और फिर टोबो उनमें से आवाज़ों का तबादला होने लगा। उसके बाद वहशी अनोखे अंदाज में चिल्लाने लगे और फिर वो आगे बढ़कर मशाल की रोशनी में टोबो और उसके साथियों को देखने लगे। मैं हैरानी से ये सारे मंजर देख रहा था। तब टोबो कलकारियाँ मारता हुआ मेरे नज़दीक आ गया। फिक्र की कोई बात नहीं मास्टर, वो मेरा कबीला है। तुम्हारा? हाँ। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है? हाँ। वो बेहद खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ, वरना हमें ना जाने किन उलझनों से गुजरना पड़ता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो मुझे अपने साथ चलने की दावत दे रहे हैं मास्टर। कहाँ? कबीले में, टोबो ने जवाब दिया। ओह टोबो, मैं तुम पर कोई पाबंदी आयद नहीं करूँगा। अगर तुम उनके साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं? सिर्फ मैं मास्टर? टोबो ने हैरत से कहा। फिर तुम भी चलोगे मास्टर? वैसे अब उनसे मेरा क्या तल्लक? हाँ, उनकी ख्वाहिश पर थोड़ी वक्त के लिए मैं उनके साथ जाने पर तैयार हो गया था, वो भी इस शर्त पर कि अगर मेरा चीफ तैयार हो जाए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तैयार हूँ टोबो, मैंने कहा और टोबो खुश हो गया। फिर उसने अपनी ज़ुबान में अपने साथियों से कुछ कहा और उन लोगों ने हमारे गिर्द दायरा तंग कर दिया और फिर मशालों की रोशनी में हम लोग चल पड़े। ज़्यादा तवील सफ़र नहीं करना पड़ा था। दरख्तों को अबूर करके हम झोंपड़ियों की बस्ती में दाखिल हो गए, जहाँ कहीं कहीं रोशनियाँ नज़र आ रही थी। एक बड़े अहाते में हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। हम अहाते में एक कोने में बैठ गए। स्टोकर बिल्कुल खामोश था। मैंने वो एक बार उसकी तरफ देखा भी, लेकिन वो न जाने किस सोच में गर्क था। मैंने भी उसे मुखातब करना मुनासिब ना समझा और फिर सुबह हो गई। टोबो हमारे पास से चला गया था और उसके साथी मौजूद थे। सुबह को टोबो वापस आया और आते ही मुझसे लिपट गया। और वक़्त पर आए हो मास्टर, बड़ी अनोखी बात है। क्या हुआ टोबो? आज दिन में सरदारी के लिए मुकाबले हैं। वो लोग मेरी आमद से बहुत खुश हैं। क्या मतलब? कबीले का सरदार मर चुका है और अभी तक नए सरदार का फैसला नहीं हो सका। क्यों? सरदार को मरे हुए 8 चांद गुजर गए हैं। 9वां चांद भी गुजर जाए तो सरदारी की गद्दी पर मनहूस रूहों का साया हो जाएगा। इसलिए चांद से पहले सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरदार क्यों मुंतखब नहीं किया गया? इसलिए कि उनमें सफ़ेद हाथी का शिकारी एक भी नहीं। ओहो, बेशुमार लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। अरे फिर? चुनाचा अब आरजी सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा और उस वक़्त तक उसकी सरदारी कायम रहेगी जब तक कोई खुद को सरदार का अहल ना साबित कर देगा। सरदारी किस तरह मुंतखब होगी? मैंने पूछा। बाहमी मुकाबलों के ज़रिए, टोबो ने जवाब दिया और मैं गर्दन हिलाने लगा। बड़ा लुत्फ़ रहता है चीफ। यकीनन मुझे महसूस हो रहा है टोबो। ये मुकाबले कब से शुरू होंगे? कल से चीफ, कल से काम शुरू हो जाएगा, टोबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भी इन मुकाबलों में हिस्सा लोगे टोबो? मैंने पूछा। टोबो मुस्कुराया। मैं क्या करूँगा चीफ? क्यों? अरे मेरा अब इन बस्तियों से क्या वास्ता रह गया है चीफ। अब इन इलाकों की सरदारी मुझसे ना हो सकेगी। मैं तो अब तुम्हारी दुनिया का बासी हूँ। मेरी ख्वाहिश थी टोबो तुम इस मुकाबले में हिस्सा लेते। एक बात सुन लो चीफ, यहाँ कबीले में जो सरदारी के लिए सामने आए वो टोबो से 1000 गुना बेहतर होंगे। टोबो महज़ब दुनिया में जाकर महज़ब हो गया है और तहजीब बदन की जान निकाल लेती है। इसे याद रखना। क्या मतलब? बस्ती के वहशी मिनशों में सरायता पांजा करके रख देंगे। ओहो, मैं ठीक कह रहा हूँ चीफ, तुम खुद देख लोगे। क्या शरारत होती है तुम्हारे यहाँ मुकाबले की? कोई शर्त नहीं होती। हर ज़ीरू उसमें हिस्सा ले सकता है। कबीले से बाहर के लोग। फ़नून जंग हमारे यहाँ मजहबी हैसियत रखते हैं और हमारा अकीदे के मुताबिक हर जंगजू, हर ताकतवर देवताओं का परतू होता है। उसका एहतराम, उसकी सरदारी सब के लिए बायसे बरकत होती है।
चुनाचा इस सिलसिले में अजनबी या गैर अजनबी की तमीज़ नहीं होती। अच्छा कमाल है, इस तरह तो और भी उलझने पेश आ सकती हैं। वो क्या? भाई कुर्बो जवार में तुम्हारे दुश्मन कबीले भी होंगे। हाँ हैं। क्या उनमें से किसी कबीले का कोई ताकतवर जवान तुम्हारे मुकाबलों में नहीं आ सकता है? इस तरह वो सरदार बनकर तुम्हारे कबीले को अपनी तहवील में ले सकता है। हमारे कबीले की तारीख में ऐसे कई वाक़यात हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना किया गया है कि मुकाबलों को पोशीदा होता है, उनकी खबर बाहर नहीं फैलने दी जाती। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और टोबो खामोश हो गया। एक बात और बताओ टोबो, अचानक मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। बस चीफ, इन लोगों ने हमें क्यों घेरा था? गिरफ्तार करने के लिए चीफ। क्यों? वो हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते थे? दरअसल जंगलियों में आने वाले अजनबी अच्छे नहीं होते, उनके हाथों स्याह कबीलों को नुकसान ही पहुंचता रहता है, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते, वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो नौबत कत्लो गारत गरी तक पहुंच जाती है, वरना उन्हें बेहोश करके उतनी दूर फेंकवा देते हैं कि वह दोबारा उन तक ना पहुंच सके। खूब, तो हम तुम्हारी वजह से बच गए हो। वो तो तुम्हें क्या कहे जाने चीफ, तुम्हारी शख्सियत के बारे में कोई मुझसे पूछे, टोबो ने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगा। बहरहाल हमारी हैसियत कैदियों की नहीं थी। टोबो की यहाँ भी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, सिवाय इसके कि वो इसी कबीले का एक फर्द था। लेकिन बहरहाल किसी ने हमसे बात पुरस नहीं की थी। टोबो के साथी भी उसी तरह वफादार थे। उन कबीले में उनका कोई नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अब ज़्यादातर मेरे और स्नोकर के साथ रहते। और फिर दूसरे दिन दोपहर को हम मुकाबले के मैदान में पहुँच गए। मुकाबले की रसूमात शुरू हो गई। बहुत बड़ी जगह थी, पूरी बस्ती के लोग दायरा बनाकर खड़े हो गए। चंद मोअज़्ज़ज़ लोग लकड़ी के मोंडों पर बैठे हुए थे। तब एक बूढ़े शख्स ने तकरीब का इफ्तिताह किया। उसने अपनी ज़ुबान में कोई तकरीर की और टोबो मेरे कान के नज़दीक उसका तर्जमा करने लगा। वो कह रहा था, कबीले वालों, ज़रूरत है नए सरदार की, क्योंकि नौवां चांद डूबने वाला है। हम खुद पर नहूस्तें मुसल्लत नहीं कर सकते, लेकिन ख्याल है कि तवील अरसे के बाद आसमान हमसे नाराज़ है। देखो तो पूरे कबीले में एक भी जियाला वो नहीं जो शिकारी हो सफ़ेद बला का, जबकि कभी कभी ही ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि कबीले की माओं के दूध बेजान हो गए हैं, उनके पेट खराब हो गए हैं। अब वो ऐसे नौ नहीं पैदा करती जो बहादुरी में बेमिसाल हों। तो कबीले वालों, हमें आर्जी रस्म पूरी करनी है। उस वक़्त तक के लिए सरदार का इंतखाब करना है, जब तक कोई हकदार हमारे सामने ना आ जाए। ठीक है, सब ने जवाब दिया। इसलिए मैं जियालों को मुकाबले की दावत देता हूँ, एक दूसरे पर हमला आवर हों। और सरदारी का आर्जी दावेदार कौन है जो मैदान में आकर दूसरों को ललकारे? एक द्यो कामत स्याह फाम अंदर दाखिल हो गया और लोगों ने उसके नाम के नारे लगाए। हाकू, एक शख्स बोला, हाकू अपना मुकाबल तलब करता है। मेरा ख्याल था कि उस शख्स की जसामत देखकर लोग उसके मुकाबले पर नहीं आएंगे, लेकिन मैंने देखा 6-7 आदमी हथियार संभाले हुए मैदान में आ गए। तब उनकी जोड़ियां मुकर्रर कर दी गई और बिल आखिर मुकाबले शुरू हो गए। मैं उस कवि हेकल शख्स को देख रहा था जो वाकई कोई खौफनाक देव था, और उसके टूटने का अंदाज भी ऐसा ही जारहाना था। उसने अपने मुकाबल को देखा और उसके होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। फिर मुकाबला शुरू हुआ और हाकू ने अपने मुकाबल की तलवार पकड़ ली, फिर उसे दोनों हाथों से उठाया और घुमाकर ज़मीन पर दे मारा। इसका मुकाबल दोबारा ना खड़ा हो सका था। उसके लड़ने को अंदाज को देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे। बहरहाल फिर दूसरा आदमी उसके मुकाबल आ गया और उसका भी वही हशर हुआ। गोल मैदान के सिरों पर बहुत से मुकाबले हो रहे थे, लेकिन जीतने वाले हाकू के सामने आते और शिकस्त खाकर लौट जाते। मैंने टोबो को उसकी तरफ मतवज्जा किया। क्या तुम इसे जानते हो टोबो? पहचान नहीं सका, बहुत अच्छा जवान है, तुम्हारे ही कबीले ही का है। हाँ, मेरे सामने छोटा होगा। मुझे तज्जब है कि ये भी शिकारी नहीं है। टोबो हैरत से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो जीत जाएगा? शायद, वैसे भी आर्जी मुकाबले हैं। क्या मतलब? बहुत से जवान इसमें हिस्सा नहीं लेते। वो देखो, मैंने हाकू को एक और मुकाबल को ज़ैर करते हुए देखा। रात गए तक मुकाबले जारी रहे। हाकू को अभी तक कोई ज़ैर नहीं कर सका था और अब वो चारों तरफ हाकू की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन सूरज छुपते ही मुकाबला रोक दिया गया।
तब आरजी हुक्मरानों ने पूछा, क्या ख्याल है साथियों, क्या हाकू को फातेह करार दे दिया जाए? अभी कोई और बाकी है। और 3 जवा 4 जवान बाहर निकल आए। तुम लोग जंग करोगे? हाँ ठीक है, और जितने जवान मुकाबले में हिस्सा लेना चाहें सामने आ जाएं, कल आखिरी दिन रखा जाएगा। और कई जवान सामने आ गए। हाकू खौरख्वार निगाहों से उन्हें देख रहा था। बहरहाल मुकाबले दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर दिए गए। रात को हम देर तक उन मुकाबलों पर तबसरा करते रहे। टोबू ने हाकू के बारे में मालूमात फराहम कर ली थी। इस कबीले का जवान था, लेकिन बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो फितरतन जालिम था। टोबो ने कहा कि लोग चाहते हैं कि हाकू को कोई शिकस्त दे दे, क्योंकि हाकू के सरदार बनने के बाद बहुत सौ को खतरा पैदा हो जाएगा। मैंने कहा। बहरहाल मेरे जहन में कोई तहरीक नहीं पैदा हुई थी। मैं नॉर्मल था, और फिर यूं भी मुझे क्या पड़ी थी इन हंगामों में हिस्सा लेने की। लेकिन दूसरे दिन अजीब वाकयात हुए। मुकाबले शुरू हुए। हाकू कल किसी पोजीशन में था। उसने अपने 3 दुश्मनों को शिकस्त दे दी और अब सिर्फ 2 बाकी रह गए थे। तब एक शख्स ने आरजी हुक्मरान के कान में कुछ कहा और आरजी हुक्मरान परेशानी से दूसरों की शक्ल देखने लगा। फिर उसने चंद मिनट के लिए मुकाबले रोक दिए। दोस्तों, उसने कहा, टोबो कोई भी बात होती उसका तर्जमा मुझे बताता रहता था। दोस्तों, एक नई सूरत हाल सामने आई है। तुम्हारे इल्म में है कि हमने कुछ अरसा कबल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। अजनबी हमारे इलाके में घुस आए थे। उनके अच्छे सलूक की वजह से हमने सोचा था किसी मुनासिब वक्त उन्हें आज़ाद करके वापस कर देंगे। लेकिन अजनबियों के सरदार का पैगाम आया है कि वो मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहता है। ओहो, क्या जवान है? लोगों ने पूछा। हाँ, तंदुरुस्त है। तो फिर उसे मुकाबलों में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर वो जीत गया तो क्या तुम उसे सरदार मान लोगे? आरजी सरदार।